गुड मॉर्निंग सभी को। मैं ऋषि आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है डिविजिबिलिटी रूल, है ना, भाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोग, है ना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की, तो कमेंट करके वीडियो के लास्ट में हमें जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पढ़ चुके हैं मैथ, उनको ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई लग रही हैं, है ना। ऐसा अगर है तो आप हमें बताइए कमेंट करके कि हमें प्रैक्टिस चाहिए, तो हम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन या लगातार भी कर सकते हैं, जैसा हमें समय मिल गया हम टाइम निकालेंगे उसके लिए। बस आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, या उस तरह से, या ओवरऑल मैथ का जिस तरह का आप चाहते हो, आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चाहते हैं या ओवरऑल मैथ की प्रैक्टिस चाहते हैं, तो एक वीडियो हम आपको प्रैक्टिस का भी उपलब्ध करा देंगे। कोशिश करेंगे हम जल्दी ही कि आपको लाइव क्लास दें, है ना, प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल अभी बन नहीं पा रहा है कुछ ऐसा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो टॉपिक वाइज चाहिए, या फिर आप ओवरऑल मैथ का करना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके आप करना चाहते हैं। वैसे मैथ तो हर जगह पूछी जाती है, जहाँ परसेंटेज आना है, प्रॉफिट लॉस आना है, डिस्काउंट आना है, वहाँ एक जैसे क्वेश्चन ही मिलते हैं ना। वही क्वेश्चन है, उनके बदले हुए रूप आपको देखने को मिलते हैं, बाकी और कुछ अलग नहीं मिलता है ना। कभी भाषा बदलती है, कभी कुछ बदलती है। तो अगर ये कहें कि ये वाला क्वेश्चन केवल वीडियो के लिए, अरे लेखपाल के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। परसेंटेज आता है तो सब में पूछा जाता है, ये तो पूछने वाले की मर्जी कैसा पूछा जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज जैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको क्वेश्चन भी करवाएं कुछ अलग से, जैसे यहाँ पर तो जो हम समझाने के लिए बता देते हैं वो तो केवल समझने के लिए रहता है। वैसे सारे क्वेश्चन होते हुए एग्जाम के हैं, किसी न किसी, है ना, किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं वो, उसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन यदि आप और चाहते हैं तो बताइए, तो हम 2-3 टॉपिक को इकट्ठा करके 25-30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो भी हो सकेगा बढ़िया से, उसको हम 1-1.5 घंटे में करवा देते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, लोगों को मिलना चाहिए, तो आप उसको शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। तो चलते हैं, आज के वीडियो शुरू करते हैं, आज की क्लास। और आज हम देखेंगे भाज्यता के नियम, है ना, भाज्यता के नियम। बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, 2 से भाग, 3 से भाग, 4 से भाग, है ना, सब वही चीज़ें हैं। बस 2-4 क्वेश्चन आपको नए दिखाई देंगे, जैसे कि एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न बदल के पूछे गए, है ना, उस तरीके के क्वेश्चन कुछ आपको हम दिखाएंगे। बाकी सब कुछ वही है। तो सबसे पहले आएंगे क्या, जीरो की भाज्यता पे, है ना, कि जीरो की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए, जीरो एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या से भाज्य होती है। जैसे जीरो में अगर हम 2 से भाग दें, जीरो में अगर हम 5 से भाग दें, सब से भाग जाता है और उत्तर क्या निकल करके आता है, जीरो। लेकिन यदि 2 में हम 0 से भाग दे दें तो फिर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि 5 में, मतलब किसी संख्या में 0 से भाग नहीं जा सकता है, जबकि 0 प्रत्येक संख्या से भाज्य होता है। आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए 0 को, 0 प्रत्येक संख्या से भाज्य होता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 0 प्रत्येक संख्या से भाज्य होता है, लेकिन 0 से कोई संख्या भाज्य नहीं होती है। इस चीज को एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, है ना, नोट करके एकदम लिख लीजिएगा कि जो 0 होता है, 0 जो है वो प्रत्येक संख्या से भाज्य है, प्रत्येक संख्या से भाज्य है, ठीक। किंतु कोई संख्या 0 से भाज्य नहीं है, 0 से भाज्य नहीं होती है, ठीक। 0 प्रत्येक संख्या से भाज्य होता है, लेकिन 0 से कोई संख्या भाज्य नहीं होती है, ठीक है। कर लेंगे इस चीज को। तो 0 से भाज्यता में हमें क्या मिला कि 0 को प्रत्येक संख्या विभाजित कर देती है, लेकिन 0 से कोई भी संख्या विभाज्य होने वाली नहीं है, ठीक। बस इतना ही है 0 में, ठीक। अब चलते हैं आगे, इस चीज को याद रखेंगे, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना, कि 0, कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो प्रत्येक संख्या से कट जाती है, तो वो कौन है, 0 है। 0 में आप चाहे जिससे भाग दीजिए सबसे कट जाता है ना। इसके बाद आते हैं 2 की भाज्यता पे, 1 पे आते हैं। तो फिर ठीक, 1 की भाज्यता में क्या है कि 1 से प्रत्येक संख्या कट जाती है, चाहे जिस संख्या को भाग दीजिए आप, कोई भी संख्या आप रखिए, उसमें आप 1 से भाग देंगे, वो संख्या पूर्णतया कट जाएगी।
लेकिन अगर आप एक में किसी संख्या से भाग देना चाहें तो वो नहीं कटती है, किसके सिवा? एक के सिवा। एक यदि भाज्य है तो केवल एक से, और एक से सारी संख्याएं भाज्य होती हैं, है ना। ये भी आसान सा चीज है कि एक केवल एक से ही कट सकता है, जबकि प्रत्येक संख्या एक से भाज्य होती है। ठीक, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको याद रखिए, ये कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं आपसे, है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि एक से प्रत्येक संख्या भाज्य है। एक से प्रत्येक संख्या भाज्य है। भाज्य है का मतलब कट जाती है, किंतु एक से प्रत्येक संख्या भाज्य है, किंतु एक केवल एक से ही भाज्य है। केवल एक से ही भाज्य है, मतलब एक से प्रत्येक संख्या कट जाएगी, लेकिन जब एक के कटने की बारी आएगी तो वो सिर्फ किससे कटने वाला है? एक से, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि मतलब मेहनत करनी है आपको, ये सारी चीजें आप जानते हैं, बस हम केवल रिवाइज कराना चाहते हैं। तो एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या को काट देती है या भाज्य कर देती है, लेकिन एक स्वयं केवल किससे भाज्य होता है? एक से। ठीक, अब आते हैं दो की भाज्यता पे। देखिए दो से कौन सी संख्या कटती है? जिस संख्या का अंतिम अंक, ऐसे कोई भी संख्या लिख दी जाए, जिस संख्या का अंतिम अंक दो से कट जाता है या फिर जीरो होता है, इकाई का अंक जीरो हो या फिर दो से कटने वाली कोई संख्या हो। अब दो से कटना होगा तो कौन होगा? 2, 4, 6 और 8, यही मिलेंगे आपको इकाई के स्थान पर, है ना। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक या तो जीरो हो, सिंगल जीरो हो, या कोई भी जीरो, कितने भी जीरो से मतलब नहीं, लेकिन अंतिम अंक जीरो हो, और लास्ट वाली जो संख्या है इकाई का अंक या तो जीरो हो या फिर दो से कटने वाला कोई अंक हो। अगर ऐसा अंक मिल जाता है आपको यहां पर, तो यह संख्या दो से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक या अंतिम अंक या तो जीरो हो या फिर दो से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वो संख्या दो से पूर्णतया कट जाएगी। ऐसे हमने एक संख्या लिखी, इसका अंतिम अंक हमने देखा क्या है? दो है, और दो दो से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। अगर हम यहाँ पे जीरो लिख दें तब भी ये संख्या दो से कट जाएगी, हम यहाँ पर 4 लिख दें तब भी कट जाएगी, 6 लिख दें, 8 लिख दें, कुछ भी यहाँ पर लिखें जो कि दो से कट जाता हो पूर्णतया, ये संख्या दो से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक या तो जीरो हो या फिर दो से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वो संख्या पूर्णतया दो से भाज्य होती है। ठीक, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको याद दिलाना चाह रहे हैं हम केवल। ऐसे ही जैसे दो की भाज्यता है वैसे ही चार की है, ऐसे ही 8 की भाज्यता है ना। 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो में क्या था कि अंतिम अंक जीरो हो या फिर दो से कटने वाली कोई संख्या हो, या फिर दो से भाज्य हो। अंतिम अंक की बात कर रहे हैं, जो भी संख्या का अंतिम अंक है ऐसे। ठीक, यहां पर या तो जीरो हो या फिर क्या हो? दो से कटने वाली कोई संख्या हो, तो फिर वो संख्या किससे कट जाती है? दो से कट जाती है। लेकिन यदि अंतिम दो अंक, जैसे हम यहां पे लिखे 9800, यदि अंतिम दो अंक जीरो हैं या फिर अंतिम दो अंक ऐसे हैं जो किससे कट जाते हैं? चार से कट जाते हैं। ध्यान देना, अंतिम अंक जीरो हो या फिर अंतिम एक अंक दो से कट जाए तो पूरी संख्या दो से कट जाएगी। अंत में दो जीरो हो या अंतिम दो अंक चार से कट जाए तो पूरी संख्या किससे कट जाती है? चार से कट जाती है। ठीक, कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, जैसे हम इसी को लिख दें 8, 7 ऐसे 32। हमको पता है कि ये 32 जो है ये चार से पूर्णतया डिवाइड हो जाता है, तो हम चार से भाग देंगे, ये संख्या पूरी कट जाएगी। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 दिया 12, देखो कट गई पूरी पूरी। ठीक, तो जिस संख्या के अंतिम दो अंक चार से कट रहे हो या फिर अंतिम दोनों अंक क्या हो? 0, 0 हो, तो फिर वो संख्या किससे कट जाती है? चार से कट जाती है। ठीक, तो दो के भाज्यता में अंतिम अंक दो से कटे या फिर एक जीरो हो, चार की भाज्यता में अंतिम दो अंक चार से कटे या फिर दो जीरो हो। ऐसे ही 8 की भाज्यता में हमने एक संख्या लिखी, तो या तो इसके अंतिम 3 अंक जीरो हो या फिर अंत में लिखी हुई कोई संख्या हो 3 अंक की जो कि 8 से पूर्णतया कट जाए। ऐसे इस तरीके से
कोई भी संख्या हो जिसके अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से पूर्णतया कट जाती है, वो संख्या 8 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक, तो 2 के लिए 1 अंक कट जाए या 1 0 हो, 4 के लिए 2 अंक कट जाए या 2 0 हो, 8 के लिए 3 अंक कट जाए या फिर 3 0 हो, ऐसे 16 32 64 चलता जाएगा आगे की तरफ। उसकी इतने बड़े की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक, तो 2 में 1 अंक 0 हो, अंतिम अंक 0 हो या फिर 1 अंक 2 से कट जाए। 4 से भाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। और 8 से भाज्यता के लिए अंत में 3 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। ऐसी कोई भी संख्या 8 से पूर्णतया भाज्य होती है। कर लेंगे इतना। तो 2 4 8 की भाज्यता एक जैसी है। ठीक, अब आते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, अभी हम इनके, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे एग्जाम में पुराने कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो चाहिए अलग से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए कि हमको प्रैक्टिस करनी है। तो हम अलग अलग क्वेश्चन टॉपिक वाइज चाह रहे हैं या फिर ओवरऑल मैथ का चाह रहे हैं, है ना। ओवरऑल करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर टॉपिक वाइज चाह रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए आपको कैसा चाहिए भाज्य। अब आते हैं 3 की भाज्यता पे। ठीक, तो 3 की भाज्यता 9 की भाज्यता ये एक जैसी होगी। 3 की भाज्यता क्या कहती है? किसी भी संख्या के अंकों का योगफल, किसी भी संख्या के, बहुत छोटी सी संख्या लेते हैं हम, जैसे हमने कहा 27। ठीक, तो इसके 2 अंक है, एक है 2, एक है 7। 7 और 2 9। यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है। यदि अंकों का योगफल 9 से कट जाता है तो फिर संख्या 9 से कट जाती है। ठीक, जैसे हमने कहा एक संख्या हमने लिखी 21, बहुत छोटी सी। अब हमने कहा इसके अंकों को जोड़ो, तो 2 और 1 को आपने जोड़ा, कितना आया? 3। अगर ये योगफल 3 से कट गया, इसका मतलब है कि जो भी संख्या आपको दी गई है वो पूर्णतया 3 से कटने वाली है। जैसे हम ऐसे लिख दें 100001। अब आपसे पूछे बताइए संख्या 3 से कटेगी? तो आप तुरंत आइए, ये तो 0 0 है, 1 2 3, सारे अंक जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 3, और 3 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतया कट जाएगी, है ना। कोई भी संख्या ऐसे लिख दें इस तरीके से, ऐसे। अब पूछे कि बताइए क्या है संख्या 3 से कट जाएगी, तो आप तुरंत इसके अंकों को जोड़ दीजिए, 2 0 0 1, तो 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतया भाज्य है। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा वो संख्या 3 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक, सेम यही कंडीशन किसके पास है? 9 के पास। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा वो संख्या 9 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक, जैसे हमने यहां पर लिखा था 27, तो 27 में 2 और 7 कितना हुआ? 9। ये 9 9 से कट जाता है, इसका मतलब 27 9 से कट जाएगा। हमने लिखा 180, इसके अंकों को जोड़े, कितना आया? 9। 9 से भाग दिए, 9 कट गया, इसका मतलब यह संख्या 9 से पूर्णतया कट जाएगी। तो कोई भी संख्या जो आप बना रहे हैं, ऐसे हमने इस संख्या लिखी इस तरीके से 40050। अब हमें पता करना है कि क्या यह संख्या 9 से कटेगी, तो हमने इसके सारे अंकों को जोड़ा, तो 4 + 0 + 0 + 5 + 0, तो इनसे तो कोई मतलब है नहीं, सब 0 और 5 और 4 जोड़कर कितना हुआ? 9। अगर ये 9 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतया भाज्य होगी। समझ गए इस चीज को? तो यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है, यदि अंकों का योगफल 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाती है। अब अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो फिर उसका 3 से कटना स्वाभाविक है, क्योंकि 3 और 3 का गुणा करके ही तो 9 बना है। तो जो संख्या 9 से कट रही है वो 3 से तो कन्फर्म है कि कट जाएगी, है ना। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा वो संख्या 3 से कट जाएगी, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा वो संख्या 9 से पूर्णतया कट जाएगी। आप चाहेंगे तो इन चीजों को लिख लेंगे, अगर मौखिक समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। हम यहाँ लिखकर अपना टाइम नहीं खराब करेंगे, क्यों? बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसको लिखने में। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके पास करके लिख लीजिए 2 मिनट में, है ना। कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक, तो हमने क्या क्या देख लिया? 0 की भाज्यता, 1 की भाज्यता, 2 की, 3 की, 4 की, ठीक, 5 6 छोड़ दीजिए, 7 की नहीं, 8 की और 9 की, इतनी भाज्यता हमने देख ली। अभी बचा हमारे पास है क्या? 5 6 7,
ठीक, ये अभी बचे हुए हैं। 10 तक के अंकों की बात हम अभी कर रहे हैं। ठीक, अभी हमारे पास बचा है 5, 6 और 7। ठीक है, अब आते हैं 5 की भाज्यता पे। तो 5 जब भी आप देखते हैं तो 5 के जब आप 5 से भाग देते हैं तो संख्या के अंत में क्या आता है? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30। तो 5 के गुणनफल में जो भी संख्याएं आती हैं या तो उनका अंतिम अंक 0 होता है या फिर उनका अंतिम अंक क्या होता है? 5 होता है। तो जिस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा वो संख्या 5 से पूर्णतया कट जाएगी। जैसे हमने कोई संख्या इस तरीके से बनाई और उसका अंतिम अंक 0 लिख दें तो फिर किसी से पूछना नहीं, ये संख्या 2 से भी कटेगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये संख्या 5 से पूर्णतया कट जाएगी। या हम ऐसे लिखें, अंतिम अंक को हम 5 बना दें तब भी ये संख्या पूर्णतया किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कोई अंक है तो वो संख्या 5 से पूर्णतया कट जाती है। ठीक, कर लेंगे। कोई भी संख्या आप ऐसे बना दीजिए जिसका अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो। उसके पहले क्या लिखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या को, बस अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक, अब आते हैं 6 के पास। 6 की भाज्यता में क्या? अब देखिए 6 दो संख्याओं का गुणनफल है। 6 2 और 3 का गुणनफल है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, 2 से भाज्यता के लिए अंतिम अंक 0 हो या फिर अंतिम अंक 2 से कट रहा हो, और 3 से भाज्यता के लिए कि उसके अंकों का योगफल 3 से कट जा रहा हो। ऐसे यदि हम संख्या लिख दें, ऐसे इस तरीके से हमने एक संख्या बना दी। अब हमने कहा कि पता करिए कि क्या यह संख्या 6 से कट जाएगी, तो आप तुरंत इसके इकाई के स्थान पर आइए। देखिए क्या इकाई का अंक 0 है? नहीं है। 2 से कटने वाली संख्या है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब आते हैं इसके अंकों को जोड़ देते हैं, तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, इसका मतलब 6 3 से कट जाता है, इसका मतलब इस संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया, तो यह संख्या 3 से भी कटेगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या कन्फर्म है कि किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से भाज्य होती हैं वो संख्या 6 से पूर्णतया भाज्य होती है, मतलब वो संख्या 6 से पूर्णतया कट जाती है। ठीक, अगर आप चाहें तो इनको लिखते जाइए, है ना। अगर भूलने का डर है तो आप लिख लीजिए, वीडियो को तुरंत रोकिए, वहीं पे पॉज करिए और लिख लीजिए इन सारी चीजों को। ठीक, कि कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य। 2 की भाज्यता भी आप पढ़ लिए और 3 की भाज्यता भी पढ़ लिए। तो 5 हो गया, 6 हो गया। अब आते हैं 7 के पास, है ना। अब हम कोई एक संख्या बनाते हैं ऐसी, जैसे हमने कहा 343 एक संख्या है। अब आपको पता करना है कि क्या यह संख्या 7 से पूर्णतया कट जाएगी। देखो 7 की भाज्यता के कई रूल हम आपको बताएंगे। ठीक, 7, 11 और 13 ये सब बहुत पूछे जाने वाले हैं, है ना। एग्जाम में इनसे कई तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहले एक बार छोटी मोटी संख्याएं या सिंगल 7 की भाज्यता हम आपको बताते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे आपको एक संख्या हमने दी 343 और हमने कहा कि पता करिए कि क्या यह संख्या 7 से कट जाएगी। तो आपको करना क्या है, इसका अंतिम अंक लीजिए और इसको क्या करिए 2 से गुणा करिए, कितना आया? 6। तो अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या में, तो शेष कौन बचा है? 34 बचा है। 3 का तो हमने 2 गुना कर दिया। इस 34 में से इस 6 को ला करके क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो बचा कितना हमारे पास? 28। और इस तरह माइनस करने के बाद जो संख्या बचती है, यदि यह संख्या 7 से कट जाती है तो फिर दी गई संख्या पूर्णतया 7 से भाज्य होगी। ठीक, क्या करें हम कि कोई भी संख्या जिसके अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या में से ला करके घटा दीजिए। घटाने के बाद जो संख्या आपको मिलती है, यदि ये संख्या 7 से कट जाती है तो फिर दी गई संख्या पूर्णतया 7 से कट जाएगी। कर लेंगे। जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं। एक संख्या हमने ये लिखी, अब आपको चेक करना है कि क्या यह संख्या 7 से पूर्णतया कट जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस अंतिम अंक का 2 गुना करिए, कितना आया? 10। शेष बची संख्या में से घटा दीजिए, तो कितना मिल गया आपको? 9, 7 और 6। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं, तो आप फिर से इस नियम का पालन करिए
और इस इकाई के अंक का दोगुना करिए, कितना आया 18, और 18 ला करके इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 17 9, ये बचा 5, 5 में गया 4। अब तो आपको समझ में आ गया कि 49 7 से कट जाएगा। ये प्रक्रिया आप लगातार करते रहिए। अगर संख्या ज्यादा अंक की है, 5-6 अंक की है, तो बार बार इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में घटाते चले आइए, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। देखिए 49 7 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या 7 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक, कर लेंगे। एक संख्या और देख लेते हैं। ठीक, इसमें 5 अंक हैं। देखिए हमने कहा कि पता करिए कि क्या यह संख्या 7 से कट जाएगी, तो 7 से भाज्यता का नियम आप तुरंत लगाइए कि अंतिम अंक का 2 गुना कितना होगा 10, शेष संख्या में से घटा दीजिए। देखिए कितना आया, ये आया 8 5 0 2। ठीक, अभी भी संख्या बड़ी लग रही है, तो फिर से अंतिम अंक को लीजिए, इसका दोगुना करिए, कितना आया 16, और इसमें से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 9। ठीक, ये हो गया कितना, 9 में 1 गया 8। अब देखिए क्या संख्या 7 से कट जाएगी, गलत घटा दिए क्या, सॉरी, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, ये बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, और यहां पर 1। ठीक, अब अगर आपको अभी भी लग रहा है कि संख्या नहीं समझ में आ रही, तो फिर से 9 का दोगुना करिए और फिर से इसमें लाख घटा दिए, 0 हो जाएगा, और 0 प्रत्येक संख्या से कट जाता है, इसका मतलब 0 7 से कट जाएगा, तो फिर ये संख्या 7 से पूर्णतया कट जाएगी। नहीं तो आप यहीं पे भाग दे के देख लीजिए, अगर आप इसको 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचा 4, 7 7 49, ये संख्या 7 से पूरी कट गई, इसका मतलब दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतया कट जाएगी। तो यदि संख्या बड़ी है तो आप इस प्रक्रिया को लगातार करते चले जाइए, है ना, कि बार बार इकाई के अंक का दोगुना कीजिए और शेष बची संख्या में घटा दीजिए, इकाई के अंक का दोगुना कर दीजिए, शेष बची संख्या में घटा दीजिए। यदि इस तरह करते हुए अंतिम संख्या जहां भी आप रुकते हैं, आप यहां रुक जाइए, चाहे यहां रुक जाइए, चाहे यहां, चाहे जहां आके रुकिए, जो भी संख्या आपको मिलेगी वो 7 से पूर्णतया कट रही होगी। अगर कट गई तो फिर जो मेन संख्या थी वो संख्या भी 7 से पूर्णतया कट जाएगी। कर लेंगे। तो 7 की भाज्यता का नियम भी हो गया। किसी भी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना उस संख्या में से माइनस करते चले जाइए, और अंत में जो संख्या आपको मिलती है वो संख्या यदि 7 से कटती है तो इस तरह से मिलने वाली संख्या जो वास्तविक संख्या थी पहले, वो भी 7 से कट जाएगी। यदि इकाई का अंक का दोगुना बार बार संख्या में घटाने से जो संख्या मिल रही है वो 7 से कटती है, तो फिर ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। कर लेंगे। चलिए, ये पूर्णतया हो गया हमारा 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की पूरी भाज्यता हमने देख ली। ठीक है, अब आते हैं कंबाइंड भाज्यता, देखते हैं कैसे क्वेश्चन और एक साथ बनते हैं। जैसे 11 की भाज्यता हम आपको, देखिए 10 से भाज्यता आपको नहीं पढ़नी है, 10 से भाज्यता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वही संख्या 10 से कटेगी, जिसके अंत में 0 नहीं होगा वो संख्या कभी 10 से कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो 10 की भाज्यता का नियम आपको नहीं पढ़ना है। 11 का देख लेते हैं थोड़ा सा कि 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक, तो कोई भी संख्या जैसे कि लिखिए हम संख्या, इस तरीके से हमने एक संख्या लिखी और अब हम जानना चाह रहे हैं नहीं कटेगी क्या, शायद नहीं कटेगी, एक सेकेंड, ऐसे। अब हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो 11 की भाज्यता का नियम देखो हमें करना क्या है। जैसे हमने एक संख्या लिखी यहाँ पे, ऐसे 5-6 अंक की एक संख्या है इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे हम संख्या नहीं लिख रहे, हम नंबर लिख रहे हैं कि ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ये चौथा अंक है, ये पांचवा अंक है और ये छठवां अंक है। मतलब 6 अंक की एक संख्या है। तो 11 की भाज्यता चेक करने के लिए करना क्या होता है आपको कि विषम स्थान वाले अंक अलग जोड़ो और सम स्थान वाले अंक अलग जोड़ो। ठीक, जैसे पहला विषम है 3, फिर 3 के बाद 5, ये सब विषम अंक है ना, ये विषम अंक है। इनको हम एक जगह जोड़ लेंगे, मतलब पहली संख्या, तीसरी संख्या और पांचवी संख्या, इनको हमने एक जगह जोड़ लिया। फिर हमने दूसरी, चौथी और छठवीं, इनको एक जगह जोड़ लिया।
ठीक, मतलब सम स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ेंगे और विषम स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो दो संख्याएं ये मिलेंगी, ठीक, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे हम, अंतर निकालेंगे। यदि इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या, समझ रहे हैं, कोई संख्या अगर इस तरह लिखी गई है तो उसके सम स्थानों वाले अंकों को अलग जोड़ें, विषम स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ें, और जोड़ने के बाद जो टोटल मिला है उसको माइनस कर दें। यदि इस तरह से माइनस करने पर जो संख्या मिल रही है वो या तो 0 होगी या फिर ऐसी संख्या मिलेगी जो किससे कट जाएगी, 11 से, है ना, 11 से कटने वाली कोई संख्या मिल जाएगी। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, यहाँ पर एक संख्या हमने लिखी है, वो संख्या है 6 2 5 3 5। अब हमें देखना है कि क्या यह संख्या 11 से कट जाएगी। तो हमने कहा कि इसके सम स्थानों के अंकों को अलग जोड़ो, विषम को अलग। तो पहले 6 लेंगे, तो 6 के बाद 5 लेंगे, फिर ये वाला 5 लेंगे। ठीक, तो क्या आया, 5 5 10 5 15, सॉरी 5 5 10 6 16, यहां तक के अंकों का योगफल 16 आया। फिर हमने कहा कि विषम स्थान वालों को अलग जोड़ो, तो विषम स्थान, सम स्थान में 2 और 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक, तो हमने कहा कि इन अंकों का और इन अंकों का योगफल जो मिला है, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है। इनका अंतर या तो 0 आएगा या 11 से कटने वाली कोई संख्या आएगी। तो हमें यहां पर अंतर कितना मिला, जब हमने इन दोनों का अंतर किया तो 16 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, 16 में 5 घटाएंगे तो क्या गया, 11। तो यही हमने कहा कि अंतर या तो 0 आएगा या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाती है अगर, तो क्या मिला हमें, 11 मिला, और 11 से कट जाता है। इसका मतलब जो संख्या हमने यहां लिखी थी 62,535, ये संख्या 11 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक, एक संख्या और बनाते हैं। ऐसे हमने एक संख्या लिखी। ठीक, अब हमें फिर से वही काम करना है, चेक करना है कि क्या यह संख्या 11 से पूर्णतया कट जाएगी। तो हमने कहा कि आपको करना क्या है कि विषम स्थान वाले अंकों को अलग जोड़िए। जैसे 3 को 3 2 7, इनको एक साथ जोड़ेंगे तो 3 2 5, 7 और 5 12 आएगा। फिर हमने क्या किया, सम स्थान वालों को अलग जोड़ा। कौन कौन, सॉरी 1 6 और 5। ठीक, इनको अलग जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 1 12। इन दोनों का अंतर किए तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतया कट जाएगी। तो किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों के योगफल और सम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या मिल जाए। यदि ऐसा है तो दी गई संख्या पूर्णतया 11 से भाज्य होगी। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है। बस एक संख्या लीजिए, उस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योगफल को निकाल लीजिए। निकालने के बाद संख्या में एक और देख लीजिए। ऐसे हमने एक संख्या लिखी। अब ये पता करना है कि क्या यह संख्या 11 से कट जाएगी। तो हमने कहा कि आप लीजिए क्या, विषम स्थान वाले अंक लीजिए। ये विषम स्थान पे जोड़ेंगे, 5 4 9 और 2 11। फिर हमने कहा कि सम स्थान वाले अंकों को लीजिए। तो सम में कौन है, 8 8 और 6, 8 8 16 और 16 6 22। इनका योगफल कितना है, 22। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। बस 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतया 11 से भाज्य होगी। ठीक, तो सम और विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर निकाला जाए और वो अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 से कट जाए, तो इस तरह की दी हुई संख्या पूर्णतया 11 से क्या होगी, कट जाएगी। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। बस आपको याद रखना है कि ऐसे ऐसे 11 की भाज्यता हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं एक बार और। अब हमने आपसे कहा कि अब हम लोग कॉमन भाज्यता देखेंगे 7 11 और 13 की। एक तरीका तो आपने 7 और 11 का देख लिया है ना, कि इकाई के अंक को घटा के दुगना करके घटाते चले गए तो 7 की भाज्यता मिली। सम और विषम स्थान के अंकों को जोड़े तो 11 की भाज्यता। देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि किसी संख्या को अगर हमें ये चेक करना है
कि 7, 11, 13 में से किससे कट रही है, तो इसका एक तरीका और हम आपको सिखाते हैं, है ना। बहुत अच्छा सर तरीका है। जैसे हम एक संख्या लिखिए, ऐसे हमने एक संख्या लिखी 86514, ठीक। अब हमें देखना है कि ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी। तो यदि हम भाज्यता 11 की देखें तो 8 और 5 को जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 13 4 17 और 7 और 1 6, 6 को इसमें से घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 11, है ना। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि ये संख्या किससे किससे कट रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जब भी आपको 7, 11, 13 की भाज्यता चेक करनी है तो आप करिए क्या, दाहिनी तरफ से 3 3 का पेयर बनाइए। देखिए इसका पेयर 3 का कंप्लीट है, इसका अधूरा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। अगर यहाँ एक ही अंक होता तो 2 जीरो लगा देते, हमें 3 अंक चाहिए। अब इन दोनों पेयर को आपस में माइनस कर दो। जैसे 514 में से हमने कितना घटा दिया, 86, ठीक। घटाएंगे तो ये 14, 6 जगह 8, ये हो गया 10, 10 में से 8 2, ये बचा कितना 4, 428 आ गया। अब इसको भाग दीजिए, यदि ये संख्या 7 से कट गई, ठीक, तो फिर ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। यदि ये संख्या 11 से कट गई तो फिर ये संख्या 11 से कट जाएगी। यदि ये संख्या 13 से कट गई तो ये संख्या 13 से कट जाएगी। जैसे अगर हम इसको 7 से भाग दें तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, नहीं कटेगा। 700 कहीं गलत हो गया क्या, हमें लग रहा है संख्या सही थी। 514 घटा रहे हैं इसमें से, 8 6 14, 0, 1 हासिल 10, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 4, 428, 7 से काटेंगे, 7 × 6 = 42, 0 नहीं कटेगा, है ना। इसका मतलब ये संख्या 7 से कटने वाली नहीं है। अब आते हैं 7 से नहीं कटी, तो अब 11 से भाग देंगे इसको। 11 से भाग देंगे तो 11 × 3 = 33, ठीक। बचा कितना 9, और 9 98, क्या 11 से कटी, नहीं कटी। इसका मतलब ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। अब आते हैं 13 के पास। अगर हम इसको 13 से भाग दें तो 13 × 3 = 39, है ना, बचा 3 38, फिर 13 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो संख्या हमने यहाँ पर लिखी है ये संख्या ना तो 7 से कट रही है, ना 11 से कट रही है, और ना ही 13 से कट रही है, ठीक। कर लेंगे। अब देखिए एक संख्या हम आपको और दिखाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ऐसे करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है आपको कि पहले दाहिनी तरफ से 3 3 का पेयर बनाना है। अगर पेयर में किसी की कमी है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक। इसके बाद हमने देखा कि इन दोनों पेयर को आपस में माइनस करेंगे। जैसे 415, जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो, और यहां पे घटा रहे हैं हम 86, ये हो गया 15, बचा 9, 10 8 2, बचा 329। अब आप इसको भाग दीजिए। पहले भाग किससे देंगे, 7 से, ठीक। 7 7 चौक 28, 4 बचा, 7 7 49, 7 से कट गया। फिर भाग देंगे किससे, 11 से, 11 दूनी 22, ठीक। 11 दूनी 22, बचा 10, 9, 11 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद भाग देंगे किससे, 13 से, 13 दूनी 26, और 6 और 9 69, नहीं कटेगा। इसका मतलब जो संख्या दी गई थी वो केवल किससे कट रही है, ऐसे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। हम कह रहे हैं ऐसे कोई भी संख्या लिख दी गई है, ये मत सोचिएगा कि केवल इतने ही अंकों के साथ हो सकता है। आप 3 का पेयर ये बनाइए, 3 का पेयर ये बनाइए, आगे नहीं है 2 जीरो लगाइए, 3 का पेयर ये बन गया, ठीक। तो फिर पहले और तीसरे को जोड़ लेंगे, दूसरे और चौथे को, चाहे जितने पेयर बन जाए। सम स्थान वाले पेयर को अलग जोड़ लो, विषम वाले पेयर को अलग जोड़ लो, इसके बाद दोनों को आपस में घटा दो, है ना। तो 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा भी पेयर हो सकते हैं, है ना। तो ये संख्या केवल 7 से कटी, इसका मतलब ये जो संख्या यहां पर लिखी हुई है ये केवल 7 से ही भाज्य होगी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। एक संख्या हमने लिखी 39823। अब हमें देखना है कि संख्या किससे कटेगी, 7 से, 11 या 13 से किससे कटने वाली है। तो हमने कहा कि इस तरफ से 3 3 का पेयर बनाइए, इसका पेयर अधूरा था, हमने 0 लगा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अभी और बड़े पेयर बनाएंगे, ठीक है।
823, इसमें से हमने 39 को माइनस कर दिया। अब माइनस करेंगे इसको तो क्या आएगा 9 4 13 8 3 11, ये बचा 784। अब इसको 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से कट गया। 11 से भाग दीजिए, 11 सत्ते 77, एक बचा, 11 से नहीं कटेगा। 13 से भाग दीजिए, 13 छक 78, 4 नहीं कटेगा। इसका मतलब जो संख्या हमको दी गई थी वो संख्या केवल किससे कटने वाली है? 7 से कटने वाली है। कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन। बस दाहिनी तरफ से पेयर बनाइए 3-3 अंकों का और उन पेयर को आपस में माइनस कर दीजिए। अगर 2 पेयर बन रहे हैं तब तो कुछ सोचने नहीं है, जब पेयर 2 से ज्यादा बनेंगे तब हमें सोचना होगा। तो मान लीजिए 3 अंक का पेयर एक यहां बना, 3 अंक का पेयर एक ऐसे बना और फिर एक 3 अंक का पेयर ऐसे बना। तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, तो पहले तीसरे को जोड़ लेंगे। मान लेते एक पेयर और बन जाता है ऐसे, है ना। फिर पहले तीसरे को जोड़ेंगे, दूसरे चौथे को जोड़ लेंगे और फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। अगर 1-2 से ज्यादा पेयर बन रहे हैं आपके 3-3 अंकों के, तो पहले तीसरे पेयर को जोड़ा जाता है, दूसरे चौथे को जोड़ा जाता है। अगर हम कह रहे हैं चौथा नहीं है ऐसे, तो पहले तीसरे को जोड़ करके दूसरा वाला घटा देंगे। अगर चौथा पेयर है तो दूसरे चौथे को जोड़ करके पहले तीसरे को जोड़ करके फिर आपस में घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को, है ना। तो घटाने की प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी चाहे जितने का पेयर बन जाए। एक संख्या और देखते हैं ऐसे। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 7, 11, 13 में से किससे कटने वाली है। ठीक, तो हमने क्या किया, 3 का पेयर इधर से बनाया, 3 का पेयर इधर से बनाया। 938 में से हमने 238 को माइनस कर दिया तो मिला 007। अब 707 से कट जाएगा सीधे सीधे। इसका मतलब ये संख्या किससे कटने वाली है? 7 से। अब 700 ना तो 11 से कटने वाला है और ना ही 13 से कटने वाला है। कंफर्म हो गया। तो हमने देखा कि जब भी आपको इस तरह संख्या मिलती है तो आप 3-3 का पेयर बना करके आपस में माइनस करके भी पता कर सकते हैं कि माइनस करने के बाद जो संख्या मिली, यदि 7 से कट गई तो ये संख्या 7 से कट जाएगी, ये 11 से कट गया तो संख्या 11 से कट जाएगी, ये 13 से कट गया तो ये संख्या 13 से भी कट जाएगी। ठीक, अब चलते हैं 1-2 ऐसे ही 11 के बना के देख लेते हैं। संख्या कोई लिखते हैं, ऐसे हमने एक संख्या लिखी। अब हमें देखना है कि किससे कटने वाली है, तो फिर हम वही काम करेंगे। 3 का पेयर इधर से बनाएंगे, 3 का पेयर इधर बनाएंगे। तो 359 में से माइनस कर देंगे 249 तो आएगा 011। ठीक, 110 बचा। तो ये किससे कटेगा? 7, 11, 13 में से किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा। 11 ध्यान में 110, ना तो 7 से कटने वाला है और ना ही 13 से कटने वाला है। इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी? 7 से कट, अरे सॉरी 11 से कट जाएगी, है ना। कर लेंगे 11 से कटने वाला। ऐसे ही 1-2 13 से दिखा देते हैं हम आपको। ऐसे हमने एक संख्या लिखी। अब हमें देखना है कि यह संख्या किससे कटने वाली है। 7, 11 और 13 में से किस संख्या से कटने वाली है। तो हमने एक पेयर इधर बनाया, एक पेयर इधर बनाया। अब इन दोनों को माइनस कर दिया। ये हो गया 16, 16 में 9 जाएगा तो 7, 8, 8 में गया तो 7। ठीक, तो किससे कट रही है संख्या? अब इसको भाग दे दो, 7 से 77 कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 7 से भी कट रही है। 11 से 77 कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से भी कट रही है। 13 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 13 से कटने वाली नहीं है। तो जो संख्या हमने यहाँ पर लिखी थी ये 7 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। कर लेंगे इस तरह का। इसका मतलब यहाँ पे लिखी हुई संख्या 7 और 11 दोनों से भाज्य है। ठीक, एक और देखते हैं। ऐसे 163669। अब ये संख्या हमें चेक करना है किससे कटने वाली है। तो फिर हमने क्या किया, 3-3 का पेयर बनाया और 669 में से 163 माइनस किए तो बचा 605। अब इसको भाग दे के देख लो। 7 7 49, 16 7 से नहीं कटेगी, है ना। इसके बाद आते हैं 11 के पास। 11 चौक 44, 44 6, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी, है ना।
अब आते हैं 13 के पास, तो 13 तियां 39, ठीक, बचा कितना 11। अब इसका मतलब 13 से कटने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे तीन तीन संख्याओं का पेयर बना करके, अगर इस तरह से अंतर निकाले ये 7 से नहीं कटा, इसका मतलब ये संख्या 7 से कटने वाली नहीं है। ये मान 11 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। अगर ये संख्या 13 से कट जाती तो ये संख्या 13 से कट जाती, यदि 13 से नहीं कटी तो फिर संख्या 13 से कटने वाली नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। ऐसे हमने एक संख्या लिखी, अब ये पता करना है कि ये 7 से कट रही है कि 11 से कट रही है कि 13 से कट रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 3-3 का हमने पेयर बनाया, 7, 7, 9 और इसमें माइनस कर दिया 233, घटाएंगे तो ये बचेगा 6, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 546। अब आप भाग दे के देखिए, 7 से भाग देंगे, 7 7 49, बचा कितना 5, 7 8 56, इसका मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। अब हम 11 से भाग दे के देखते हैं, तो 11 चौक 44, ठीक, 44 10 54 106, 11 से कटने वाली नहीं है। अब आते हैं 13 से भाग देते हैं, तो 13 चौक को 52, 2 बचा, 13 दूनी 26, इसका मतलब ये संख्या 7 से भी कट रही है और 13 से भी कट जा रही है। तो ऐसी संख्या मिली हमको जो 7 और 13 दोनों से भाज्य थी ये संख्या। अगर ये मान 11 से भी कट जाता तो ये संख्या 11 से भी भाज्य हो जाती। कर लेंगे, चलें आगे फिर। तो 7, 11, 13 की एक भाज्यता हमने आपको और दिखाई कि यदि संख्याएं इस तरीके से आपको मिल जाती हैं तो इन संख्याओं को आपस में माइनस कर लीजिए, 3-3 का पेयर बनाइए और माइनस कर दीजिए इनको। देखिए एक संख्या बनाते हैं जिसमें तीनों की भाज्यता देखेंगे हम, 7, 11 और 13 की। अभी आगे चल के उसको देखते हैं। इतना चीज आप समझ गए कि नहीं? अगर 7, 11, 13 से भाज्यता चेक करनी है तो आप 3-3 का पेयर बनाइए। अगर पेयर 2 से ज्यादा है तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां एक साथ जोड़े जाते हैं, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, मतलब सम वाले एक साथ जोड़ो, विषम वाले एक साथ जोड़ो और इसके बाद उनको आपस में माइनस कर दो। फिर जो संख्या मिलती है अगर वो 7, 11, 13 में से किसी एक से कट जाती है, इसका मतलब वो संख्या 7, 11, 13 से कट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इनकी एक कॉमन भाज्यता पे, तीनों को एक साथ रखते हैं। अब देखो होता क्या है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि कोई संख्या 3 अंकों को बार बार रिपीट करके बनाई जाए, जैसे ऐसे हम कोई संख्या बना दें, वो अंक कौन से हैं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 अंकों को रिपीट करके एक संख्या बनाई जा रही है, वो अंक कोई भी हो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो 3 अंक एक जैसे हों और 2 बार उनको रिपीट किया गया हो। ये उसके कहने का मतलब है कि 3 अंकों को रिपीट करके कोई एक संख्या बनाई जाती है, उसमें चाहे तीनों अंक एक जैसे हों चाहे तीनों अंक अलग अलग हों, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 अंक को एक बार और रिपीट करके 6 अंक की एक संख्या बनाई जाए तो यह संख्या किससे भाज्य होती है। ठीक, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बस एक क्वेश्चन आप सीख लेंगे, आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने इसको तोड़ दिया किसमें, 256,000 प्लस 256, कुछ अंतर पड़ा नहीं पड़ा भाई? जैसे ऐसे लिखा है 110 लिखा है, तो हम चाहें तो 100 को अलग कर दें, 10 को अलग कर दें, जोड़ेंगे 110 आ जाएगा। वही काम हमने किया, इन 3 अंकों को अलग करके यहाँ पे 3 जीरो रख दिए और 256 को अलग कर दिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे वापस यही मिल जाएगा। ठीक, कोई हमने नया परिवर्तन तो नहीं किया, हमने बस 2 संख्याओं को अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से 256 को कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेंगे तो इस संख्या से भाग देंगे तो 256 एक बार कटेगा, 3 जीरो उसके आगे लगे हुए हैं, 256 एक बार पूरा कट जाएगा, तो ये आ गया 256 और 1000 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल गया, 1001। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है और कई बार एग्जाम में रिपीट होकर पूछा गया है, बस आपको भ्रमित कर दिया जाता है, आप समझ नहीं पाते उस चीज को,
अब देखिए 1001 को अगर हम काटें तो ये 7 से कटता है। जैसे 7 एक कम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 त्रिका 21, ये 11 से कट जाएगा। 11 एक कम 11, 11 तिया 33, और ये 13 से कट जाएगा। एक, इसका मतलब हमें एक चीज यहां से पता चल गई कि जो संख्या यहां पर लिखी हुई है ये 1001, इसका मतलब हुआ 7 गुणे 11 गुणे 13। इस संख्या का मतलब क्या होता है? 7 गुणे 11 गुणे 13। तो एक चीज हमें बताइए, जैसे हम एक संख्या लिख दें यहां पर यक्स और इसमें 5 का गुणा करा दें, तो जैसे ही हमने 5 का गुणा कराया आप समझ गए कि इस यक्स का मान आप कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह संख्या सदैव किससे कट जाएगी? 5 से। ठीक, अगर हमने ऐसे संख्या लिखी और इसके अंदर हमने 2 से गुणा करा दिया, इसका मतलब इनका गुणनफल जो भी आएगा वो संख्या सदैव किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक, तो इस संख्या के साथ हमने क्या देखा कि जो संख्या हमने लिखी है, इस संख्या में 256 के साथ किसका गुणा है? 1001 का भी गुणा है। यहां पर 7 भी है, यहां पर 11 भी है, इसका यहां पर 13 भी है। तो एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 3 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों की कोई भी संख्या बनाई जाती है वो सदैव किससे कट जाती है? 1001 से कटती है, 7 से कट जाती है, 11 से कट जाती है और 13 से कटती है। इन चारों से कटती है और बहुत क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। एक बार तो उसने हद कर दी, संख्या बनाकर लिखा और देखो ऑप्शन कैसे किए। ऑप्शन ऐसे बनाए, केवल 7 से, ऐसे लिख दिया कि 3 अंकों को रिपीट करके 2 बार रिपीट करके एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, वो संख्या किससे भाज्य होगी? लिखा केवल 7 से। फिर अगला ऑप्शन दिया केवल 11 से, तीसरा ऑप्शन दिया गया केवल 13 से, और चौथा ऑप्शन दिया गया 1001 से। ठीक, तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा कि अगर 3 अंकों को रिपीट करके कोई भी एक संख्या बनाई जाती है 6 अंकों की, तो वो किससे कटेगी? केवल 7 से, केवल 11 से, केवल 13 से, 1001 से। हमें पता चला यहां से, अभी हमने दिखाया आपको कि ये 1001 से भी कटने वाली है और 1001 के गुणनखंड है 7, 11 और 13, तो ये 7, 11 और 13 से भी कटने वाली है। इसका मतलब कोई भी 3 अंक आप ले लीजिए, जो आपकी इच्छा करे, 3 अंक कोई भी ले लीजिए, उनको रिपीट करिए और एक 6 अंक की संख्या बना दीजिए, वो संख्या सदैव 1001, 7, 11 और 13 इन चारों से भाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन में केवल 7 भी गलत था, केवल 11 भी गलत था और केवल 13 भी गलत था, क्योंकि केवल कहने का मतलब है कि वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 से कटेगी, इन और किसी से नहीं कटेगी। केवल 11 लिखने का मतलब है कि वो संख्या केवल और केवल 11 से कटेगी, किसी और से कटने वाली नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो चारों से कट रही है। तो केवल शब्द लिखने की वजह से ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए थे, तो फिर हमारा आंसर क्या सही था? 1001। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि 3 अंक कोई भी जो आपकी इच्छा करे, हम कह रहे हैं ऐसे बनाइए, जो आपकी इच्छा करे वो अंक रिपीट करिए, बस 3 अंकों, एक जैसे 3 अंक कोई भी रिपीट करके 6 अंक की एक संख्या बना दीजिए। इस तरीके से बनने वाली कोई भी संख्या होगी वो किससे कट जाएगी? 1001 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कट जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने 7, 11, 13 की एक कॉमन भाज्यता देख ली, जो कि हमें यह पता चल गया कि अगर कोई भी संख्या 3 अंक की है और उसको रिपीट करके 6 अंक कर दिया जाता है, सेम वही संख्या रिपीट करके, तो वो संख्या चाहे जिस तरह की हो, बस वही अंक रिपीट होने चाहिए 6 संख्या बनाने के लिए 6 अंक की, वो संख्या सदैव सदैव किससे कटेगी? 1001 से, 7 से, 11 से और 13 से कट जाती है। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। कभी कभी 2 अंकों का पूछता है कि यदि 2 अंकों को रिपीट करके एक 4 अंक की संख्या बनाई जाए, ऐसे वो अंक एक जैसे हो चाहे अलग अलग, उससे मतलब नहीं है। 2 अंक की एक संख्या को रिपीट करके 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, तो पूछता है कि बताइए वो संख्या किससे कट जाएगी, किस संख्या से कट जाएगी। तो यहां भी हम वही काम करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे 2200 प्लस 22 में,
22 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 100 + 1 और यहाँ पर आ गया 22 × 101। तो इस तरह से बनने वाली संख्या सदैव किससे कट जाती है? 101 से भाज्य होती है। ध्यान रखिएगा, ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ पे 22 लिखा है तो 2 और 11 से भाज्य होगी, क्योंकि जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो क्या अब यहाँ 2 और 12 देगा? अरे ये अंक तो हमेशा बदलता रहेगा, आप जो ले लेंगे वही आ जाएगा। आप 99 लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99 × 101। ठीक, आप 7777 ले लेंगे तो आ जाएगा 77 × 101। तो क्या कॉमन है सब जगह पे? 101 है ना, ये सब जगह कॉमन है, सॉरी 101। तो 2 अंकों को रिपीट करके आप कोई भी संख्या बना दीजिए 4 अंक की, 2 अंक की संख्या, चाहे दोनों अंक अलग अलग हो चाहे दोनों अंक एक जैसे हो, जो आपकी इच्छा करे वो अंक ले लीजिए और 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके एक संख्या बना दीजिए। वो संख्या सदैव किससे कट जाएगी? 101 से कट जाएगी। तो ध्यान देना, एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं कि जब आप 2 अंकों को रिपीट करके, है ना, 2 अंकों को रिपीट करके कोई संख्या बनाते हैं, चाहे वो ऐसे बने और चाहे अलग अलग अंक रिपीट हो, ये संख्याएं सदैव किससे कट जाती हैं? 101 से। और जब आप 3 अंक की संख्या रिपीट करते हैं, चाहे वो अलग अलग अंक हो और चाहे अलग अलग अंक हो चाहे एक जैसे अंक हो, है ना, ये संख्याएं सदैव किससे कट जाती हैं? 1001 से, 7 से, 11 से और 13 से भाज्य होती है। इन चीजों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम इन सवालों की प्रैक्टिस करवाएंगे तो फिर अब बार बार आपको ये पूरी चीज डिस्कस करने वाले हम नहीं है। तो हमने जो आपको काम दिया है कि आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप प्रैक्टिस किस तरीके की चाहते हैं, ओवरऑल मैथ की चाहते हैं या फिर जिस तरह हम टॉपिक वाइज पढ़ाते चल रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम में हमने 4-5 टॉपिक आपको पढ़ा दिए, है ना, तो उन सारे टॉपिक का कलेक्शन करके एक जगह हम प्रैक्टिस करवा दें आपको, ठीक है। या फिर आप ओवरऑल मैथ का एक पेपर बनाएं 30 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का, और फिर आप उसको प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि 30 क्वेश्चन के डिस्कशन में 1-1.5 घंटे का समय लग जाएगा, 1.5 घंटे कम से कम, जब आप तेजी से करेंगे। 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना। नंबर सिस्टम तो मान लो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया नहीं होगा उनका। अगर आप चीज़ें समझते चले आ रहे हैं तो हमें तो बेहतर यही लग रहा है कि आप टॉपिक वाइज पढ़े, बाकी आपकी मर्जी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो हमने लास्ट में बताया है आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे वहाँ से भी पूछे जाते हैं, जैसे संख्या पूछ देता है इस तरीके से कि ऐसे एक संख्या लिख देगा और यहाँ बाद में एक स्टार ऐसा लगा देगा, कहेगा बताओ ये संख्या 8 से भाज्य होगी यदि स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा कौन सा अंक आएगा। तो आपको बस तुरंत पता करना है कि यदि ये संख्या 8 से भाज्य है तो फिर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाने चाहिए। अगर हम 8 से भाग देते हैं तो यहां पर अभी कुछ नहीं है, तो 8 त्रिका 24, जो 24 लिखा है ये पूर्णतया कट जा रहा है। तो क्या आपको आगे वाले अंक की आवश्यकता महसूस हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे हम सबसे छोटा क्या रख सकते हैं? 0। तो अगर आपसे ऐसे भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए, हम प्रैक्टिस करेंगे तब इस तरह के क्वेश्चन हम आपके सामने ला देंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन बना के एग्जामिनर पूछा है कि कोई एक डिजिट गायब कर देगा 20 से, जैसे एक संख्या लिख देगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे स्टार लगा देगा 2 1, कहेगा बताइए स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा कौन सा अंक रख दे कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो अब 9 की भाज्यता का नियम लगाएंगे कि 7 2 9, 4 3 7 और 1 8, 1 की कमी हो रही है, इसका मतलब इसकी जगह पे कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो ये संख्या 9 से पूर्णतया कट जाएगी। तो डिविजिबिलिटी रूल जो हमने आपको पढ़ाए उनको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक अंक गायब करके भी पूछे गए हैं, या ऐसे भाज्यता के रूल पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम सारी चीजें करवा देंगे। तो ये चीज आप हमको जरूर बता दिए कमेंट करके कि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चाहते हैं या फिर ओवरऑल मैथ की प्रैक्टिस चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।